नमस्कार। मैं पीएमसी बैंक पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के फोरम के बिहाफ पे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, निर्मला सीतारमन द फाइनेंस मिनिस्टर से और होम मिनिस्टर अमित शाह जी से एंड आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नर शशिकांत दास, मिस्टर भोरिया जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं और वो सभी सदस्य ईओडब्ल्यू के, आरबीआई के जो बैंक के पीएमसी बैंक के मुद्दे पे काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों से मैं सवाल पूछना चाहता हूं। उद्धव ठाकरे जी से जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, मैं शरद पवार जी से सवाल पूछना चाहता हूं, मैं सुप्रिया सुले जी से ये सवाल पूछना चाहता हूं ऑन बिहाफ ऑफ पीएमसी बैंक फोरम। ये हमारे कुछ सवाल हैं और इसका अगर आप उत्तर टीवी पर आकर सभी के आगे दे दें तो हम बहुत आपके आभारी रहेंगे। तो हमारे सवाल ये रहे। जैसे कि आप जानते हैं कि 9 लाख लोग परेशान हैं, रोजाना मर रहे हैं। अगर हम पकड़ के चलते हैं कि एक एक फैमिली में 3 लोग भी हों, हर एक के घर में मम्मी डैडी भाई बहन दादा दादी वगैरह कोई ना कोई तो होता है, हम पकड़ के चलते हैं कि केवल 3 लोग अगर हो तो भी ये 27 लाख लोग हो जाते हैं। और काफी लोग ऐसे हैं जिनके करंट अकाउंट्स अटके हुए हैं, जिसकी वजह से उनका काम अटका हुआ है। तो कुल मिला के अगर उनका काम बंद पड़ गया है तो उन्होंने 50-100 एम्प्लॉइज को सैलरीज देना बंद कर दिया है, क्योंकि अगर पैसे ही अटक जाएंगे तो काम क्या चलाएंगे। तो वो 100 फैमिलीज भी आप पकड़ेंगे तो उस तरह से अगर आप देखने जाएंगे तो ये करीब से करीब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंप्लीकेशन 1 करोड़ 20 लाख लोग पर तकरीबन बनता है। इसका हमने एक चार्ट प्रिपेयर किया है, आगे आपको वो हम चार्ट भी दिखा देंगे, लेकिन करीब से करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग इस चीज से इफेक्टेड है। पीएमसी बैंक आरबीआई के ड्यू डिलिजेंस के अंडर था। अगर पीएमसी बैंक में स्कैम हुआ तो उस वक्त आरबीआई क्या कर रहा था, उस वक्त आरबीआई में कौन रिस्पॉन्सिबल था टू चेक द ड्यू डिलिजेंस ऑफ पीएमसी बैंक, वो पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल था उस पे कोई केस क्यों नहीं किया गया है, उसको इंटरोगेशन में क्यों नहीं लिया गया है, बल्कि आरबीआई के लोगों को सैलरी दी जा रही है और यहां लोग मर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आप लोगों ने आरबीआई में जब ये स्कैम्स हुए पीएमसी के, उस वक्त जो आरबीआई के लोग थे उनको अब तक इंटरोगेशन में क्यों नहीं लिया है, उनको अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया है, यह है एक सवाल। रिपब्लिक टीवी पर स्टेटमेंट दिया गया है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बाय अ पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अर्नब गोस्वामी जी को, कि उन्होंने ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट प्रधानमंत्री तक पहुंचा दी है, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो क्या हम ये मान के चलें कि प्रधानमंत्री जी को ये 9 लाख फैमिलीज जिसमें 1 करोड़ 20 लाख तकरीबन लोग हैं, उनकी चिंता नहीं है? ये हमारा अगला सवाल है। यहां पर सर एक फुटबॉल चल रहा है, पिंग पोंग चल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट बोलती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है स्टेट गवर्नमेंट का काम है। 2 दिन पहले अर्नब गोस्वामी जी के रिपब्लिक टीवी पर स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर स्टेटमेंट दिया गया है कि ये हमने सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचा दिया, ये अब उनका काम है। हमारा ये सवाल है कि महाराष्ट्र के जो स्टेट गवर्नमेंट के जो मेन पर्सन है उद्धव ठाकरे जी, आप आकर इस पे स्पीच क्यों नहीं देते? और अगर आपके लोग, ये अर्नब जी को बताया गया है कि आप लोगों ने ये बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा दी, अब उनका काम है, तो प्रधानमंत्री जी से हमारा ये सवाल है कि इसके ऊपर आपने अब तक आकर टीवी पर एक बयान, एक स्पीच, ये 1 करोड़ 20 लाख लोग, 9 लाख फैमिलीज, आप सोचते हैं कि एक इनके लिए आपके पास स्पीच देने का टाइम नहीं है। कुछ दिन पहले आपके काफी वीडियोस वायरल हुए थे जहां पर यू वर सीन स्पेंडिंग टाइम विद द पीकॉक। तो हमारा सवाल यह है कि क्या आपके लिए वो पीकॉक 1 करोड़ 20 लाख लोगों से ज्यादा महत्व रखता है? क्या आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 5 मिनट टीवी पर आके ये बताएं? आप मन की बात बोलते हैं, क्या ये 1 करोड़ 20 लाख लोगों के लिए आपकी मन की बात नहीं निकल रही है? अब तक 11 महीनों में
62 लोगों की मौत हो गई। अगर आप एवरेज निकालते हो, हर हफ्ता एक इंसान मर रहा है। लेट मी टेल यू, ये हफ्ता एक 24 साल के लड़के ने सुसाइड किया है परेशान होकर, क्योंकि 11 महीने वो रुक रुक के परेशान हो गया था। तो प्रधानमंत्री जी, हमारा अगला सवाल ये है कि आप इसके ऊपर स्पीच कब दोगे, कितने हफ्ते लेट करोगे, क्योंकि उतनी डेथ सामने आने वाली है। तो हमारा अगला सवाल यह है कि आप इस पे स्पीच कब दोगे, प्लीज टेल अस। हम लोग उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी से दरख्वास्त करते हैं कि इतना तो टाइम आपके पास होगा, क्योंकि ये बैंक के मैक्सिमम लोग, ये 1 करोड़ 20 लाख जो लोग हैं, ये जो 9 लाख लोग हैं, फैमिलीज हैं, ये 9 लाख फैमिलीज में से 6 लाख फैमिलीज मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। कुछ कम लोग पुणे में भी है, लेकिन ज्यादातर लोग मुंबई में है। तो मैं उद्धव ठाकरे जी, आपके फादर को तो मैं आज तक प्रणाम करता हूं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र को संभाला, हैट्स ऑफ टू हिम। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, उद्धव ठाकरे जी एंड शरद पवार जी, जो बहुत महाराष्ट्र का बहुत आगे लेके गए हैं आप लोग, तो मैं आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप लोग टीवी पर आकर इसके बारे में क्यों नहीं बोलते। ये मेरा आप लोगों से सवाल है ऑन बिहाफ ऑफ पीएमसी बैंक फोरम। तो प्लीज आप लोग टीवी पर आइए और इसके बारे में बोलिए कि हम कहां खड़े हैं, इन लोगों को पैसा कब मिलेगा। प्लीज कम ऑन द टेलीविजन एंड हेल्प देम। ईओडब्ल्यू ने, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के हेड ने बयान दिया है कि उन्होंने 4,500 करोड़ के इनकी प्रॉपर्टीज, केवल एचडीआईएल की प्रॉपर्टीज के पूरे कागजात सबमिट कर दिए हैं टू आरबीआई और वाधवांस को कस्टडी में लिया है। 4,500 करोड़ की ये बुक वैल्यू है। इसका मतलब इसकी मार्केट वैल्यू 7 से 8,000 करोड़ के करीब होनी चाहिए। 4,500 करोड़ की बुक वैल्यू तो 7-8,000 करोड़ की मार्केट वैल्यू बनती है। तो मेरा सवाल यह है कि अगर इन्होंने, ईओडब्ल्यू के हेड ने, ये आरबीआई को सबमिट कर दिया है, तो आरबीआई ने अब तक ऑनलाइन फोरम तैयार करके, एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार करके उस पर इस असेट्स का ऑक्शनिंग क्यों शुरू नहीं किया है। और ये जो है 4,500 करोड़ बुक वैल्यू केवल एचडीआईएल का पैसा है। इनके जो प्राइवेट नाम के पैसे होंगे, इनके जो व्हीकल्स हैं, इनके जो शिप्स हैं, प्लेन्स हैं, उसका पैसा अलग। तो हमारा सवाल यह है अगला कि आप लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल क्यों नहीं तैयार किया है, जबकि 2 दिन बहुत हो गए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार होने के लिए। तो हमारा सवाल यह है कि क्यों नहीं किया है। हमारा अगला सवाल यह है कि आप लोग आरबीआई के लोगों को सैलरीज दे रहे हैं। भोरिया को सैलरी मिल रही है, मिस्टर शशिकांत दास को सैलरी मिल रही है, जबकि यहां पर इनका पैसा होते हुए ये लोग मर रहे हैं हर हफ्ते। तो ये कैसा इंसाफ हुआ, ये हम आपसे सुनना चाहते हैं। हमारा अगला सवाल यह है कि यस बैंक को कोरोना के टाइम में 2 हफ्ते में, केवल 2 हफ्ते में शुरू कर दिया था, तो पीएमसी बैंक को 11 महीने क्यों लग रहे हैं, यह हमारा सवाल है। हमारा अगला सवाल यह है कि ऑनलाइन पोर्टल कब तैयार किया जाएगा, कब ये असेट्स बिकेंगे, और उसमें चीटिंग ना हो तो क्या ये ऑनलाइन पोर्टल विजिबल होगा, ताकि हर एक आदमी इसकी ऑक्शनिंग कर पाए और वर्ल्ड वाइड कर पाए, या इसमें भी छुपी चीजें होंगी जिसकी वजह से ये प्रॉपर सेल नहीं हो पाएगा और मैनिपुलेशन होगा। तो हमारा सवाल प्रधानमंत्री जी से ये है कि ये ऑनलाइन पोर्टल कब शुरू होगा, और क्या ये ट्रांसपेरेंसी होगी कि सब देख पाए, या इसमें भी कुछ छुपी चीजें होंगी और ये सरकार हमारे पीछे करेगी, पीठ पीछे करेगी, या खुल्लम खुल्ला करेगी, ये हमारा सवाल है। प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में एक लैंडलाइन नंबर्स दिए गए हैं 5 से 6, जहां आप फोन करके आपकी ग्रीवियंसेस, आपकी कंप्लेन्स, आपके जो दुख है वो शेयर कर सकते हैं।
ये जो 9 लाख लोग हैं, सॉरी 9 लाख फैमिलीज हैं, 1 करोड़ 20 लाख के तकरीबन लोग हैं, इन्होंने अलग अलग जगह पे ये एसोसिएटेड है। कहीं कहीं मैं भी इनके साथ जुड़ा हुआ हूं। ये लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप पे करीब से करीब इनके 120 ग्रुप्स हैं। फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, ट्विटर पे हैं, हैंगआउट पे हैं, और काफी सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहां पर ये जुड़े हुए हैं। तो मेरा ये सवाल है कि ये जो 9 लाख फैमिलीज हैं, 1 करोड़ 20 लाख लोग हैं, ये रोजाना प्रधानमंत्री जी के ऑफिस पर फोन करके रो रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, होम मिनिस्टर ऑफिस पर कर रहे हैं फोन, फाइनेंस मिनिस्टर पर कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई जवाब देने के लिए खाली ये जवाब आता है कि सर हमने आपकी कंप्लेन ले ली है और बहुत हम आपका दुख समझते हैं, और हमने आपकी जो कंप्लेन को हमने उसके प्रिंट लेके उसको हमने प्रधानमंत्री जी के टेबल पर रख दिया है। तो हमारा सवाल प्रधानमंत्री जी, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई और होम मिनिस्टर से ये है कि क्या आप लोग कंप्लेन्स केवल लेते हैं या उस पर काम भी करते हैं? और अगर आप लोग कंप्लेन्स लेने के बाद काम नहीं करते हैं तो कंप्लेंट डिपार्टमेंट खोला क्यों है? वहां सैलरीज क्यों दी जा रही है? मुझे समझ में नहीं आता। तो ये हमारा सवाल है। एक बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी और हमारे देश की सरकार बहुत रिस्पेक्ट देती है और देना भी चाहिए। हमने 3,000 करोड़ का पुतला बना दिया। आई ऑल्सो हैव रिस्पेक्ट फॉर आवर पॉलिटिशियंस एंड फ्रीडम फाइटर्स, सो फेयर इनफ, उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने अपने रीजंस की वजह से, जो भी उनके रीजंस हो, 8,500 करोड़ का प्लेन फ्लोरिडा अमेरिका से मंगवाया है। चाहे सेफ्टी के लिए हो या ट्रैवलिंग के लिए हो, जो भी हो, प्लेन तो मंगाया है 8,500 करोड़ का। तो हमारा सवाल यहां पर यह है कि यहां पर तो हम खुद के 6,500 करोड़ मांग रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी से तो पैसे नहीं मांग रहे हैं, ना फाइनेंस मिनिस्टर से मांग रहे हैं, ना आरबीआई से हम लोन ले रहे हैं। ये हमारे खुद के पैसे हैं जो हम मांग रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम लोग श्रद्धांजलि दे सकते हैं 3,000 करोड़ की, तो क्या हमारे देश के जो जिंदा लोग हैं, जो इस वक्त जिंदा हैं, तड़प रहे हैं, किसी के पास रेंट देने का पैसा नहीं, किसी के पास दवाई का पैसा नहीं, कोई अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पा रहा है, और प्रधानमंत्री जी आप ही कहते हो बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे पढ़ाए? तो सवाल ये उठता है कि क्या ये लोगों का पैसा जो इन्होंने इतने सालों में कमाया है, इज इट मोर इंपॉर्टेंट देन गिविंग श्रद्धांजलि टू अ पर्सन हु इज नो मोर? और ये पैसा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या कि एक प्लेन लेना इतना जरूरी है, लेकिन मेरे 1 करोड़ 20 लाख लोग जो खुद का पैसा मांग रहे हैं वो जरूरी नहीं है क्या? ये हमारा सवाल है। हमारा अगला सवाल ये है कि 62 लोग जो मर गए हैं डीले की वजह से, जो डीले हुआ है प्रधानमंत्री जी ऑफिस से, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफिस से, आरबीआई से और होम मिनिस्टर ऑफिस से, यहां से, या तो स्टेट गवर्नमेंट से, या तो आप सभी से जो डिले हुआ है, इस डिले के दौरान 62 लोग मर गए हैं। इनकी फैमिलीज का एक सवाल है कि ये जो इनमें कुछ लोगों ने सुसाइड किया है परेशान होकर, तो ये हैरेसमेंट एंड सुसाइड का केस किस पर करें? और जब हमारे देश में, मैं खुद मिलिट्री बैकग्राउंड से हूं, मैं खुद मिलिट्री वालों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, जब हमारे देश में एक मिलिट्री वाला शहीद होता है उसकी फैमिली को कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। मैंने कुछ दिन पहले भी न्यूज पे देखा था, 1 करोड़ रुपया कॉम्पेंसेशन दिया था केरला में मिलिट्री वालों की फैमिली को, जो कि बहुत अच्छी बात है, देना ही चाहिए। मेरा सवाल यह उठता है, जो ये 62 लोग मरे हैं सरकार की वजह से शहीद हुए हैं, क्योंकि जो लोगों ने सुसाइड किया है उन्होंने ये सोचा कि हमारे मरने के बाद ये 1 करोड़ 20 लाख लोग, ये जो 9 लाख फैमिलीज हैं, इनको तो इनके पैसे वापस मिल जाएंगे। तो मेरा सवाल ये उठता है कि ये जो 62 लोग हैं इनको क्या कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, और ये क्या केस करें हैरेसमेंट और सुसाइड का, और किस पर करें? ये मेरा सवाल है। कॉम्पेंसेशन का अमाउंट क्या होगा और इनको किस पर केस करना चाहिए, ये हमारा सवाल है। हमारा सवाल और डर से जुड़ा हुआ है ये
कि अगर इस तरह से हमारे बैंक्स की ये हालत होने लगी कि रातों रात बैंक बंद हो जाती है और आपने जिंदगी भर जो कमाया वो चला जाता है और आपका फोन कोई उठाता नहीं है, आपके ईमेल्स का कोई जवाब नहीं देता है, बेसिकली आपका कोई नहीं सुनता है, अगर ये होने लगा तो पूरी इंडिया में बैंकिंग सिस्टम का डर उड़ जाएगा और लोग वापस से कैश रखेंगे, चेक मनी पे भरोसा नहीं करेंगे, ब्लैक मनी वापस बढ़ेगा। दूसरा डर और दूसरा सवाल कि अगर इस तरह चलता रहा तो क्या आपको नहीं लगता ब्लैक मनी बढ़ेगा? और दूसरा सवाल यह है कि इस तरह से अगर चलता रहा तो आप सोचिए कौन सा फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि वो डरता रहेगा कि क्या मेरा इन्वेस्टमेंट इस कंट्री में सेफ है, क्या मुझे अपनी आईटी कंपनी इस कंट्री में खोलनी चाहिए जहां लोगों का पैसा सेफ नहीं है। ये बात छोड़ो, इंडिया के खुद के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करने से डरेंगे। मैं खुद ही बता दूं, मैं इंडिया में अब इन्वेस्ट करने से डर रहा हूं। जो हालत मैं देख रहा हूं बैंक्स की, मैं इंडिया में इन्वेस्ट करने से डर रहा हूं। तो आप सोचिए, इंडियंस जब डर रहे हैं तो क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएंगे, कैसे इकोनॉमी बढ़ेगी? हमारा सवाल आपसे यही है कि ऐसा अगर चलता रहा तो आपको क्या लगता है, इकोनॉमी बढ़ेगी? क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में आएंगे? ये हमारा सवाल है। ये फैमिलीज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको घर का भाड़ा देने का पैसा नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटी की शादी नहीं करा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो माँ बाप की दवाइयां नहीं ले पा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटी की दवाई नहीं ले पा रहे हैं, जो बहुत बीमार हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, कोविड का टाइम है, लेकिन ले नहीं जा पा रहे हैं, दवाई नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से बीमार पड़ रहे हैं और रोजाना मर रहे हैं। कितने लोग हैं जो, ये तो आप 9 लाख फैमिलीज पकड़ रहे हो, 1 करोड़ 20 लाख लोग पकड़ रहे हो, लेकिन कितने लोग हैं जिनके बिजनेस बंद हो गए क्योंकि उनका करंट अकाउंट इस बैंक में था और क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस बंद किया है, और कई लाखों फैमिलीज भी इनडायरेक्टली इंपैक्टेड है। तो ये 1 करोड़ 20 लाख लोगों से ज्यादा है जो इंपैक्टेड है। तो हमारा सवाल, अगला सवाल ये है कि क्या आप लोग कभी बिना घर के सोए हैं? क्या आप लोगों ने कभी भूख निकाली है? इन लोगों के घर में रोज का खाना भी नहीं आ रहा है साहब, मैं आपको बता दूं। तो हमारा सवाल यह है कि आप लोगों ने कितने दिन भूखे रहे हैं और उस दौरान क्या एक्सपीरियंस किया है आपने? तो वो एक्सपीरियंस क्या आप चाहते हो ये इनको पैसा होते हुए भी ये भूखे सोए, पैसा होते हुए भी ये मरे, पैसा होते हुए भी, आज कोविड का टेस्ट ही ले लो, 4,500 में कोविड का टेस्ट होता है, कि कोविड का टेस्ट तक कैसे करेंगे आप बताइए। तो इन फैमिलीज का क्या हाल हो रहा है और क्या आपने अपने आप को वहां पर इमेजिन करके देखा है कि क्या हाल इनका हो रहा है? अगर आप इनकी जगह पे होते तो क्या आप इतना डिले करते? क्या आपके माता पिता, भाई बहन, बेटी इस कंडीशन में होती तो क्या आप चुप बैठे होते? ये हमारा सवाल है। वाधवांश चोर हैं, तो अगर वाधवांश चोर हैं तो उनको ये ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है कोविड में? कि हॉस्पिटल शिफ्ट करें क्या? जो लोगों ने 9 लाख फैमिलीज को डिस्ट्रॉय किया है, 62 लोग ऑन रिकॉर्ड मर गए, ऑफ रिकॉर्ड तो पता नहीं कितने होंगे, 62 लोग, जिसमें से कुछ सुसाइड हैं। तो वाधवांश को क्यों ये ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि वो ये वाधवांश हॉस्पिटल चेंज करने की बात कर रहे हैं? इनको गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में रखा जाना चाहिए, इनके हाथ में 1 रुपया नहीं दिया जाना चाहिए। हमारा सवाल है क्यों इनको ये इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है? हमारा अगला सवाल ये है कि इनकी फैमिली को, इनके वाइफ को, इनके बच्चों को पुलिस कस्टडी में क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि उनसे भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन हमें नहीं पता उनको ये इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है। ये हमारा सवाल है। आपका पैसा पीएमसी बैंक में अटक गया, आप उसे यूज नहीं कर सकते हो। अगर आपका एफडी है तो भी आप उसे यूज नहीं कर सकते, कोई भी रूप में हो। हम एफडी पकड़ के चलते हैं। एफडी में अगर आपका पैसा है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। उस पे जो आपको इंटरेस्ट आ रहा है, ब्याज, उसको भी आप यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन उस पर आपको इनकम टैक्स देना है। मैं प्रधानमंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि यह क्या फेयर है
कि आप आपके पैसे यूज मत करो, आप आपका इंटरेस्ट भी यूज मत करो, लेकिन हमें इनकम टैक्स दो उस इंटरेस्ट पे। आर यू बीइंग रीजनेबल एंड फेयर? दैट्स माय क्वेश्चन टू यू। आस्क योरसेल्फ। 20 जनवरी 2011 को एक लेटर लिखा था मनप्रीत कौर ने पीएमसी बैंक को, जिसमें उन्होंने क्लियरली स्टेट किया था कि पीएमसी बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट दिखाए जा रहे हैं 1, लेकिन असली में वो है 9.1। ये लेटर मनप्रीत कौर जी ने आरबीआई को लिखा था 2011 में। इसका मतलब आरबीआई को एक अवेयरनेस, एक वार्निंग दी गई थी कि इस तरह से यहां पर मैनिपुलेशन हो रहा है। तो आरबीआई क्या कर रहा था, यह हमारा सवाल है। और आरबीआई में हर साल इतने सारे स्कैम्स आते हैं। मैं यहां पर एक लिस्ट भी शेयर कर रहा हूं कि इसी साल 2019-20 के दौरान कितने स्कैम्स आए हैं, वो भी मैं आगे डाल रहा हूं। तो अगर आरबीआई में इतने स्कैम आते हैं तो आरबीआई करता क्या है, यह हमारा सवाल है। हमारा अगला सवाल है, आप इससे पहले भी बड़े बड़े स्कैम हुए, इससे बहुत बड़े अमाउंट के हुए, पीएनबी का हुआ, पंजाब नेशनल बैंक का हुआ, यस बैंक का हुआ, उसमें आपने मर्जर निकाल लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर आप मर्जर क्यों नहीं निकालते? यहां पर जब ईओडब्ल्यू ने पूरे पेपर्स आरबीआई को दे दिए हैं तो उसका सॉल्यूशन यही सिंपल सॉल्यूशन है, आप उसे बेचें, उसके पैसे आएंगे, वो आप बैंक में रख के उनको वापस दे देंगे विद इंटरेस्ट। ये सब क्यों नहीं किया जा रहा है? हम सभी लोग ये जानना चाहते हैं। हम 1 करोड़ 20 लाख लोग जो डायरेक्टली इंपैक्टेड हैं और उससे कई ज्यादा करोड़ लोग जो इनडायरेक्टली इंपैक्टेड हैं, आपसे ये पूछना चाहते हैं। हमारा अगला सवाल यह है कि ये जो 24 साल का लड़का है जो शहीद हुआ है, ये सोचकर कि मेरे मरने से हो सकता है कि इन लोगों को प्रधानमंत्री जी, फाइनेंस मिनिस्टर जी, आरबीआई और होम मिनिस्टर साहब को शायद दया आ जाए ये 9 लाख फैमिलीज के लिए, और हो सकता है वो इनकी बात सुन लें कि इनका पैसा इन्हें वापस दे दें। तो ये जो मैं फोटो दिखा रहा हूं आपको, देखिए ये लड़का है वो। तो ये जो हमारा शेर शहीद हुआ है, हम पूछना चाहेंगे कि इसकी एक वाइफ भी है। ये खुद 24 साल का है, तो सोचिए वाइफ की क्या उम्र होगी, 21-22 साल की होगी महज। तो उसकी आगे की जिंदगी कैसे कटेगी, ये हमारा सवाल है। और आप इनकी फैमिली को, इनके फैमिली में माता पिता हैं जो बूढ़े हैं, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट चालू है, हमारा सवाल ये है कि उनको आप क्या कॉम्पेंसेशन दोगे। और जो 62 लोग इनके साथ में गुजर गए हैं आरबीआई की गलती की वजह से, सरकार के डीले की वजह से, इन लोगों को आप क्या कॉम्पेंसेशन दोगे, ये हमारा अगला सवाल है। सुनने में आया है कि बैंक्स का मर्जर होगा और बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन होगा। इसका मतलब ये कि हमारे जो पैसे हैं, हमारे पैसे गवर्नमेंट के हाथों से निकल जाएंगे और ये एक प्राइवेट इंसान के हाथ में चले जाएंगे। हम ये पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से हमने देखा है कि विजय माल्या फॉर एग्जाम्पल पैसे लेके भाग गया, अभी तक नहीं आया, तो हमारा सवाल ये है सर कि जब प्राइवेटाइजेशन होगा, आज जब आरबीआई इंचार्ज है, तब हमारी ये हालत है। गवर्नमेंट बैंक में हम लोग सेफ महसूस इसलिए करते हैं कि आरबीआई कहां भाग जाएगी इंडिया छोड़ के। लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन होता है और वो पर्सन जो भी है जो बैंक को खरीदेगा, वो कल हमारे पैसे लेकर विजय माल्या के जैसे भाग जाता है, तो हम किसे पकड़ें, ये हमारा सवाल है। जब भी कोई बच्चा गलती करता है, वो उस गलती से सीखता है, लेकिन जब कोई गलती बार बार करता है तो वो जबरदस्ती गलती करता है, क्योंकि उसे सीखना नहीं है। हर साल इंडिया में लाखों करोड़ों के स्कैम्स होते हैं और आरबीआई
अपनी गलतियों से क्या सीखना ही नहीं चाहता? ये हमारा सवाल है। आरबीआई का काम होता है रेगुलेटरी बोर्ड फॉर मॉनेटरी फ्लो इन अ बैंक, मॉनेटरी कंट्रोल इन अ बैंक एंड सिक्योरिंग द डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट। क्या आपको लगता है आरबीआई ये कर रहा है? मुझे नहीं दिखता। हमारा सवाल यह है कि आरबीआई को पगारें क्यों दी जा रही है? आरबीआई का मतलब क्या? उनका होने का रिक्वायरमेंट का जरूरत क्या, जब हर साल स्कैम्स होते हैं और आरबीआई कुछ नहीं करता? ना स्कैम को रोक पाता है और ना उसे सुधार पाता है। बात करते हैं ईओडब्ल्यू की। ईओडब्ल्यू का काम होता है कि पर्सन को अरेस्ट करिए जिसने स्कैम किया है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का काम होता है कि आप उसको अरेस्ट करते हैं और आप उसको कस्टडी में लेके उसको अरेस्ट करने के बाद जो उसके डॉक्यूमेंटेशन है, जो उसने चोरी की है, वो पूरा आप बरामद करें और उसको प्रोड्यूस करें। अगर आप आपका काम कर रहे हो और अगर आपने ये सब पेपर्स बराबर से जमा करके आरबीआई को दिए हैं और कल्प्रिट्स को अरेस्ट किया है, तो वो पैसा क्यों नहीं मिला है? तो हमारा सवाल ईओडब्ल्यू से और आरबीआई से यह है कि क्या इन चोरियों के, जितनी चोरियां बैंक्स की इंडिया में हुई है आज तक, क्या आपने उन लोगों को पकड़ा है और क्या वो पैसे बरामद किए हैं? अगर बरामद किए हैं तो वो कहां है? और अगर है तो उन पैसों में से आप उनको वापस क्यों नहीं दे देते? और अगर नहीं है, अगर आप कहते हैं कि वो पैसे हमारे पास नहीं है, इसका मतलब ना आरबीआई अपना काम कर रहा है ना ईओडब्ल्यू, तो उनका फायदा क्या? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग देम? उनको पगारें क्यों दे रहे हैं? वो है ही क्यों? उनका एग्जिस्टेंस ही क्यों है? और अगर वो अपना काम कर रहे हैं, इसका मतलब पैसा है आरबीआई में, तो पैसा दे दो। एक और बात, जब भी आरबीआई गलती करता है 35A इंपोज कर देता है। मतलब गलती करे आरबीआई और भुगते डिपॉजिटर। मतलब चोरी करे आरबीआई और जेल जाए डिपॉजिटर। ये इंसाफ है क्या? ये हमारा अगला सवाल है। आज तक ऐसा कोई पॉलिटिशियन सामने नहीं आया है जिन्होंने आवाज उठाई है पब्लिक के लिए, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर कंट्री का ऐसा किया है कि अगर आप कोर्ट में जाते हो तो आपको 6 महीने में इंसाफ मिले। ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं है जो आज तक आके जिसने लॉस को स्ट्रिक्ट किए हैं, जिसने इनोसेंट पब्लिक को डूबने से बचाया हो। आरबीआई के स्कैम्स कितने सालों से चलता आ रहा है और बेकसूर इंसान इतने सालों से दबा आ रहा है। हमारा सवाल आपसे यह है कि क्या इस बार सही में अच्छे दिन आएंगे? क्या आप वो चेंज लाओगे? क्या हर कोर्ट केस 6 महीने में खत्म होगा? क्या हमारी फाइल्स कोर्ट में बढ़ती नहीं जाएंगी, कम भी होती जाएंगी, या वही नवी फाइल्स आ रही हैं और पुरानी जमा होते जा रही हैं? क्या हमारा जो पैसा अटका है उस पर हमें इंसाफ मिलेगा? क्या 35A हटेगा, आरबीआई को सजा मिलेगी और बेकसूर आदमी बाहर निकलेगा? क्या ये अच्छे दिन आएंगे? ये हमारा सवाल है। हमारा आखिरी सवाल, क्या प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, क्या निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर, क्या अमित शाह जी और क्या आरबीआई, चाहे कोई भी ले लीजिए, शशिकांत दास जी ले लीजिए, भोरिया ले लीजिए, क्या आप लोग इन सवालों का ये 1,20,00,000 लोगों के लिए, 9 लाख फैमिलीज के लिए जवाब देंगे? अगर आप देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो एक सवाल और, क्या आप कर्मा में मानते हैं? That's it. कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो एक योगी हैं, क्या आप कर्मा में मानते हैं? और इस सवाल, यही एक सवाल का जवाब आपको हमें नहीं देना है, खुद को देना है। बाकी के जो हमने सवाल पूछे हैं उसके जवाबों का हम आप लोगों से इंतजार करेंगे। जय हिंद।